So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to your own channel, that is Gautam Lakhani, यानी कि आपके एसएसटी वाले भैया। So क्लास 9 स्टूडेंट्स, काफी दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया चैप्टर 8 यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स कब आएगा, इस चैप्टर को लेकर के वीडियो कब बनाओगे। तो आज फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक्स यानी कि चैप्टर 8। ये चैप्टर बच्चा जी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में यहां पर बताऊं तो देखिए, ये चैप्टर के अंदर आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिसे अभी तक क्लास 11th के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो मैं कहूंगा कि सीबीएसई ने जो सिलेबस को रिवैम्प करा है, चेंजेस करे हैं, उसमें क्लास 11th के टॉपिक्स भी आपके लिए डाल दिए हैं। इसीलिए कुछ बच्चों को यह चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, बट डरिए मत, यहां पर आपके गौतम भैया आपको इन डिटेल जाकर के फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हर एक चीज को समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड मेक श्योर टू कॉमेंट एज वेल कि भैया कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर। तो देखिए बच्चा जी, जब हम बात करते हैं यहां पर हमारे आसपास की चीजों की, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है किसकी भैया? चॉइस की। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक सबसे बड़ा जो हमेशा दुविधा संकट रहता है भैया, वो रहता है करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। अब एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइम पर रात के 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं जाकर के तुम्हारे लिए एक वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करूं, या भैया मस्त अपना नेटफ्लिक्स पर बैठ करके कोई वीडियो शीडियो देख लूं, कोई वेब सीरीज देख लूं। बट मैंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं जी भैया, हम तो चॉइस कर रहे हैं कि हम जाएंगे और जाकर के बच्चों के लिए अपने वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि डे टू डे हर इंडिविजुअल, हर किसी के जीवन में इस तरीके की चॉइसेस को लेकर के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और ना सिर्फ इंडिविजुअल, यहां तक कि जो बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके सामने भी क्या है, एक चॉइस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। सरकार हो या आम जनता, हर किसी को चुनना पड़ता है कि भैया करना तो करना क्या है। तो जब बात आती है यहां पर चॉइस को लेकर के, तो आपके ही एग्जाम्पल से समझते हैं। मान करके चलिए कि भैया आपको पापा ने 1000 रुपीज पॉकेट मनी दी, आपके पेरेंट्स ने 1000 रुपीज की क्या दी? पॉकेट मनी दी। अब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि ये 1000 रुपए जो आपके पास है, आप इनको कहां खर्च करना चाहते हैं। क्या आप ये स्नैक्स पर खर्च करना चाहते हैं कि भैया चलो मोमोज खा लेंगे, चलो भैया यहां पर जो है जाकर के मस्त अपना चाउमीन और बाकी चीजें खा लेंगे, या आप इनको सेव करके शूज वगैरह खरीदना चाहते हैं, आप किसी और काम में इसको लगाना चाहते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर चॉइस किसको करनी है? तुम्हें करनी है। इसी तरीके से जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स के सामने भी क्या है भैया? चॉइस है। अब जो स्कूल्स हैं उनके सामने भी क्या है? चॉइस है कि स्कूल्स या तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पर पैसा खर्च करें कि बच्चे जाएंगे भैया जाकर के पढ़ लेंगे, पर तुम्हारे हाल तो है नहीं पढ़ने वाले। तो स्कूल वालों को क्या लगता है कि चलो भैया तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर खरीद लेते हैं। तो स्कूल के सामने भी क्या है? कहां पैसा खर्च करना है? लाइब्रेरी के लिए किताबों के ऊपर या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर। इसी तरीके से जो हमारा किसान है, जो फार्मर है, उसके सामने भी चॉइस है कि भैया शुगर केन को ग्रो करूं या शुगर केन के अलावा मिलेट्स को ग्रो करूं। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हर किसी के पास, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना है, हर किसी के पास एक चॉइस को लेकर के हमें प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। सरकार के सामने भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा इन्वेस्ट कहां करे? हाईवेज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, या हेल्थ, एजुकेशन, बाकी चीजों पर खर्च करे। इसी तरीके से जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज के अंदर भी ओनर्स के पास चॉइस है कि वो ज्यादा मशीन्स लगाएं, काम को थोड़ा सा मैकेनाइज्ड करें, या वर्कर्स को ज्यादा हायर करें। तो जब हम बच्चा जी यहां पर बात कर रहे हैं पूरी की पूरी प्रोसेस की, तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि भैया करें तो करें क्या, जाए तो जाए क्या। वो एक मीम देखा है, वाह मोदी जी वाह, तो वही है ये। वो जो मीम है ना, वाह मोदी जी वाह, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, बोले तो बोले कहां, ये वही है कि करें तो करें क्या, क्या चॉइस करें। तो ये चॉइस की जो प्रॉब्लम है, ये हमें रोजाना हर इंडिविजुअल, सरकार, बिजनेस, हर किसी के सामने देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार के सामने ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बिजनेसेस के सामने ही प्रॉब्लम है। नो, दिस इज द यूनिवर्सल प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ये क्या है बच्चा जी? ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हमें यहां पर जो है क्या है देखने को मिल रही है। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम।
अब देखिए क्या होता है, जब हम यहां पर बात करते हैं चॉइस की प्रॉब्लम को लेकर के, तो ये ऐसे ही कोई रैंडम प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई ऐसे ही रैंडम चूज नहीं कर लेना कि भैया क्या करें, पानी पूरी खा लें आज, या भैया आज जाकर के जो है सोडा पी लें। ऐसी रैंडम चॉइस नहीं है ये चॉइसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चॉइसेस जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक चॉइसेस कहते हैं। तो जब बात आती है इन चॉइसेस की, दीज चॉइसेस आर नॉट रैंडम। ये कोई ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं है कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, नहीं जी, ये चॉइसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द इकोनॉमिक चॉइसेस। तो ये क्या हो गई, ये चॉइसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ये चॉइसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और जब हम इन चॉइसेस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि समाज के, सोसाइटी के, यहां तक कि हर घर में आपको ये चॉइस की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। सरकार के सामने भी ये चॉइस की प्रॉब्लम जो है क्या है, आपको देखने को मिलती है। सो आइदर इट्स सोसाइटी, आइदर इट्स इंडिविजुअल और नेशनल गवर्नमेंट, हम क्या देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक चॉइसेस की प्रॉब्लम सबके सामने आपको देखने को मिलती है। और ऐसा हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ क्यों रही है? ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ इसीलिए रही है क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, दे आर अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। बट वहीं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। जब हमारी वांट्स, यानी कि जब हमारी बच्चा जी इच्छाएं जो है, वांट्स जो है वो क्या है, वो एक तरीके से अनलिमिटेड है। वो एक तरीके से क्या है, अनलिमिटेड है। हमारा मन तो ये कहता है कि भैया अभी अभी पिज्जा खा करके हटे हैं, थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद जो है भैया रात को दूध पी लेंगे, उसके बाद भैया जो है हम कुछ और कर लेंगे। हमारी इच्छाएं जो है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। बट हमारे पास रिसोर्सेज जो है क्या है, रिसोर्सेज जो है बच्चा जी हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड विद अस। मन तो कर रहा है तेरा इस टाइम पर कि भैया ये जो वीडियो में बैठ करके सैमसंग के मोबाइल में देख रहा हूं, काश मेरे पास आईफोन होता। फिर तूने अपनी जेब देखी, तूने कहा कि भैया पैसे तो है ही नहीं। इसी तरीके से तेरा मन तो कर रहा है कि भैया आज जो है मस्त अपना मार्गरेटा पिज्जा मंगा लेता हूं, चीज बर्स्ट वाला। पर तूने अपना पॉकेट चेक करी, तूने देखा भाई 50 रुपए पड़े हैं, इसमें तो 2 समोसे आएंगे और एक कोल्ड ड्रिंक आएगी। तो चुप हो गया। तो क्या है कि तेरी जो इच्छाएं हैं बच्चा, तेरी जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो तो अनलिमिटेड है। तेरा मन करता है कि भैया ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। बट जब तू रियलिटी पर जाता है, जब तू अपने रिसोर्सेज देखता है, अपनी जेब देखता है, तो देखता है जेब तो खाली और वो भी फटी हुई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हम यहां पर क्या देखते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं कि जब बात आती है इकोनॉमिक चॉइसेस की, ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने चॉइस को लेकर के खड़ा होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? Why this problem is happening? Why this problem is occurring? Because of this. Because our wants are unlimited. हम चाहते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, but our resources are limited. तो चाहे ये एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करो, चाहे किसी घर की बात करो, चाहे आप सरकार की बात करो, किसी देश की बात करो, सबके सामने यही है। पाकिस्तान चाहता है बेचारा कि भैया काश मेरे पास भी क्या होता, बुलेट ट्रेन होती। फिर याद आता है कि बुलेट ट्रेन कैसे होती, जो पैसा भीख का मांगा था वो तो आतंकवादियों को खिला दिया, दे दिया। तो फिर उसे समझ में आता है कि अच्छा, वांट्स तो मेरे बहुत अनलिमिटेड हैं, पर भैया क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो तो मेरे पास लिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेज है वो भी क्या है, भीख मांगे हुए हैं भैया। अभी जाकर के थोड़ी देर पहले पाकिस्तान को पैसा जो है अमेरिका ने दिया, कभी चाइना ने दिया। समझ रहे हो? तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है, इकोनॉमिक चॉइस की जो प्रॉब्लम यहां निकल करके आ रही है, वो बिकॉज ऑफ दिस आ रही है, क्योंकि हमारे वांट्स जो है क्या है, अनलिमिटेड है, और हमारे रिसोर्सेज जो है क्या है, वो लिमिटेड है। इसीलिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भैया कहां स्पेंड करें, क्या चुने, चॉइस को लेकर के प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब मैं इकोनॉमिक चॉइसेस की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि इकोनॉमिक चॉइसेस की प्रॉब्लम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं जो हैं उनका कोई अंत नहीं है, और वहीं जो रिसोर्सेज हैं उन इच्छाओं को पूरे करने के, वो लिमिटेड है। तो क्वेश्चन आता है कि भैया इच्छाएं और जरूरतों में क्या फर्क है, यानी कि नीड्स और वांट्स के बीच में भैया क्या फर्क है, क्या दोनों चीज सेम है? तो जवाब आता है नहीं भैया, दोनों चीज सेम नहीं है, दोनों चीज अलग अलग हैं बुड़बक। दोनों चीज क्या है, अलग अलग है। बिकॉज समझने की कोशिश करो, जब हम ह्यूमन डिजायर्स की बात करते हैं, इंसान की इच्छाओं की बात करते हैं, सो नॉट ऑल ह्यूमन डिजायर्स आर सेम।
मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। हम क्या देखते हैं कि कुछ जो उसकी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, दे आर नीड्स, दे आर एसेंशियल्स। वो क्या है? वो उसकी जरूरतें हैं, वो उसकी क्या है बच्चा जी? वो उसकी जो है मतलब एसेंशियल है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। उसको अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए उसको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। इन चीजों के बिना उसका जीवन संभव ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर की, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें क्या है? बहुत जरूरी हैं। तो रोटी, पानी, कपड़े, मकान के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब मैं डिजायर्स की बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि इच्छाएं जो हैं वो बराबर नहीं है। कुछ इच्छाएं, कुछ डिजायर्स जो हैं वो क्या है? वो हमारी जरूरतें हैं, वो हमारे एसेंशियल्स हैं, जिनके बिना भैया हम सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। विदाउट विच सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या कहा कि भैया चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे कपड़ा हो, या चाहे मकान ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? जरूरतें हैं। ये हमारे लिए एसेंशियल है। इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। विदाउट दीज लाइफ इज इम्पॉसिबल। लाइफ जो है क्या है? जीना जो है क्या है? वो इम्पॉसिबल हो जाता है भैया। तो जब हमारी ये एसेंशियल्स पूरे होते हैं, जब हमारी नीड्स, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, तो उसके बाद हम कहां जाते हैं? हम वांट्स की तरफ जाते हैं, हम अपनी इच्छाओं की तरफ जाते हैं। भाई जब तुम्हारे पास रोटी होगी, पीने को पानी होगा, पहनने को कपड़ा होगा, रहने को घर होगा, उसी के बाद तो तुम सोचोगे कि चलो भैया अब आईफोन ले लें, चलो भैया गोवा घुमाएं, चलो भैया एक गाड़ी खरीद लें, चलो भैया महंगे बैग खरीद लें। ये तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा है नहीं, रहने को घर है नहीं, और तुम चल दिए भैया लुई विटॉन, एलवी का बैग खरीद रहे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? जवाब आता है नहीं भैया, नहीं। तो जब हम अपने नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद हम कहां पर जाते हैं? अपने वांट्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि वांट्स जो है क्या है? वांट्स जो है हमारे जीवन को इंप्रूव करने के लिए, हमारे लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, हमें कंफर्ट पहुंचाने के लिए हमें जरूरी होते हैं। तो चाहे महंगे गैजेट्स हो गए हो, लग्जरी वेकेशंस हो गई हो, आपको गोवा जाने का मन कर रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां हो गई हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो हैं बच्चा जी हमारी वांट्स हैं। तो हमने क्या कहा अभी तक? थोड़ा रिवाइज करें, थोड़ा समझें। हमने बोला बबुआ कि जब बात आती है हमारे सामने इकोनॉमिक चॉइसेस की, व्हेन इट कम्स टू व्हाट? व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक चॉइसेस, तो हमने कहा कि ये इकोनॉमिक चॉइसेस की जो हमारे सामने प्रॉब्लम है ना जी, इसकी एक कारण क्या है? ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों है? ये प्रॉब्लम हमारे सामने इसलिए बिकॉज हमारे जो वांट्स हैं, दीज वांट्स आर व्हाट? दीज वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे जो वांट्स हैं भैया वो क्या है? अनलिमिटेड है। बट इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज हैं, दे आर लिमिटेड। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है? ये लिमिटेड है। तो हमारे पास वांट्स जो हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं वो तो अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको पूरा करने के लिए वो क्या है? वो लिमिटेड है। हमने कहा कि जब मैं वांट्स की बात करते हैं, डिजायर्स की बात करते हैं भैया, जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिजायर्स की। तो हमने कहा कि जी जब हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजायर्स, तो उस टाइम पर हमें समझ में आया कि फ्यू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर अस, फ्यू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर अस, जो कि हमारी क्या है? नीड्स है, जो कि हमारी क्या है? जरूरतें हैं। तो इन जरूरतों की जब हमने बात करी तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया इसमें हमारा रोटी, इसमें हमारा कपड़ा, इसमें हमारा मकान, इसमें हमारा पानी, ये सारी चीजें आ गई भैया, ये सारी चीजें आ गई। तो मूवी है ना रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीजें आ गई। अगर तुम्हें पता हो अमिताभ बच्चन की है। फिर हमने कहा कि यार जब हमारे पास ये चीजें आ गई, जब हमने अपने एसेंशियल्स को अचीव कर लिया, सो आफ्टर अचीविंग द एसेंशियल्स, जब हमने एसेंशियल्स को क्या कर लिया? अचीव कर लिया। तो जब हमने एसेंशियल्स को अपने अचीव कर लिया, फिर भैया जी हम कहां पहुंचे? फिर भैया जी हम पहुंचे यहां पर अपने वांट्स के ऊपर। वांट्स जो है क्या है? वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है। तो इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गए हमारे व्हाट?
इसके अंदर हमें आते हुए देखने को मिले हमारे लग्जरी वेकेशंस, है ना, हम छुट्टियों पर जो जा रहे हैं घूमने के लिए, इसके अंदर आ गए हमारे महंगे महंगे गुड्स, चीजें, इसके अंदर आ गए हमारे गैजेट्स एंड सो ऑन, फालतू की चीजें। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने समझा कि जब बात आती है इंडिविजुअल्स की, जब बात आती है सरकारों की, जब बात आती है घरों की, लोगों की, तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी लोग हमारे आसपास, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, उनके सामने एक प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। और वो इकोनॉमिक चॉइस की प्रॉब्लम क्या है? क्यों है? करें तो करें क्या? ये दिक्कत क्यों हो रही है? बिकॉज जो हमारे वॉन्ट्स हैं, दीज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ये वॉन्ट्स जो है भैया क्या हो जाते हैं? अनलिमिटेड हो जाते हैं। बट वहीं जो इन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये रिसोर्सेज जो है भैया क्या है? हमारे पास लिमिटेड है। तो जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है बट हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, तो यहां पर क्वेश्चन आता है किस चीज का? चॉइस का, कि भैया करना तो करना क्या है? ये 100 रुपए जो तेरी जेब में है, ये 100 रुपए कहां खर्च करने हैं? इन 100 रुपए का जाकर के पिज्जा खाना है या किताब खरीदनी है? तो ये फिर हमने कहा कि जब मैं वांट्स की बात भी करता हूं, अपनी इच्छाओं की, अपने डिजायर्स की बात भी करता हूं, तो ये भी दो तरीके से है। पहला आ जाता है नीड्स। तो नीड्स जो है बच्चा जी क्या है? हमारे असेंशियल्स हैं, जिनके बिना हमारा जीवन पॉसिबल है ही नहीं, जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो फूड, शेल्टर, वाटर, क्लोथिंग, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये हमारी बेसिक चीजें हो गई। फिर हमने कहा कि जब हमने असेंशियल्स को अचीव कर लिया, when we already achieved the essentials, जब हम essentials को अचीव कर लिए, तब हम कहां पहुंचे? तब हम wants पर पहुंचे। तब हमें लगा कि अच्छा यार, हमारे पास essentials तो हमारे पूरे हो गए, हम लोगों ने essentials को तो यहां पर पूरा कर दिया। अब essentials को पूरा करने के बाद हम क्या करें? हम अपने कंफर्ट पर ध्यान दें, हम फालतू के खर्चे करें, हम लग्जरी वेकेशंस पर जाएं, हम गुड्स खरीदे महंगे महंगे, हम गाड़ियां खरीदे महंगे महंगे, हम गैजेट्स पर जाएं, आईफोन खरीदे भैया, सैमसंग का टैबलेट खरीदे भैया। तो ये सब कुछ चीजें करें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आया कि नीड्स और वांट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नीड्स आर द एसेंशियल एंड वांट्स आर द आइटम्स विच रिक्वायर्ड फॉर द कंफर्ट। यानी कि हम क्या देख रहे हैं? ये मेन है और ये एडवांस है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हमें यहां तक देखने को मिलती हैं। अब इतनी कहानी में आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी है, और वो क्या है जी? वो ये है बच्चा कि चॉइसेस जो हैं वो क्यों हमें करनी पड़ रही हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, these resources are limited with us। हमें चॉइसेस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। क्योंकि समझो जरा, चाहे तुम्हें नीड्स पूरी करनी हो या तुम्हें अपने वांट्स को पूरा करना हो, तो नीड्स और वांट्स को अचीव करने के लिए यू नीड व्हाट? यू नीड रिसोर्सेज। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें भैया यहां पर रिसोर्सेज चाहिए। सो टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स, रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। बिना रिसोर्सेज के आप अपनी नीड्स और अपने वांट्स को अचीव कर ही नहीं सकते। तो रिसोर्सेज जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको कुछ भी सामान बनाना हो, आपको कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज पर ध्यान देना हो, आपको हर चीज के लिए रिसोर्स चाहिए। अगर मैं आपको पिछले साल यानी कि क्लास 8th में ले जाऊं, तो क्लास 8th में आप लोगों ने मेरे साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा। उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बच्चा जी आप लोगों ने लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि अगर हमें कोई भी चीज बनानी है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है, अगर हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। और कोई भी चीज बनाने के लिए रिसोर्सेज जरूरी हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं भैया, या तो नेचुरल या दूसरा क्या? ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज की जब मैं बात करता हूं तो लैंड, वाटर, कोल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आ जाती है। आपको खेती करनी है, एग्रीकल्चर करना है तो लैंड चाहिए, वाटर चाहिए। अगर आपको कुकिंग करनी है, अगर आपको बिजली बनानी है तो आपको कोल चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अगर आपको फर्नीचर बनाना है, आपको हाईवेज बनाने हैं तो आपको फॉरेस्ट चाहिए, कट डाउन करना पड़ेगा भाई। इसी तरीके से ह्यूमन मेड, कैपिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। अगर आपको हाईवे बनाना है तो आपको पैसा भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो कुछ भी चीज बनाने के लिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यू नीड टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज,
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, ये क्या लिखा है जी, ये गुड्स लिखा है, ये सर्विसेज लिखा है। तो अगर हमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो हमें नेचुरल और ह्यूमन मेड दो तरीके के रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर लैंड, वाटर, कोल, मिनरल्स, फॉरेस्ट। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर कैपिटल, मशीनरी, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कुछ भी चीज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। विदाउट रिसोर्सेज यू कांट डू एनीथिंग। बिना रिसोर्सेज के बच्चा जी आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिना रिसोर्सेज के आप कहीं जा ही नहीं सकते। तो जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? So the central economic problem is that while human wants are unlimited and resources are finite, हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें चॉइस करना पड़ रहा है वो क्या है? वो ये है कि हम ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है। हमारा मन करता है हम तो कुछ मर्जी करें, हमारा मन करता है कि भैया जा करके पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक दें, पर भैया वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज फिनाइट है, हमारे पास रिसोर्सेज फिनाइट है। और यही क्या करती है? स्कार्सिटी, शॉर्टेज की कंडीशन, शॉर्टेज की प्रॉब्लम को खड़ा कर देती है। तो जब मैं बात करता हूं स्कार्सिटी की, जब मैं बात करता हूं शॉर्टेज की, तो ये स्कार्सिटी, ये शॉर्टेज क्यों हुई? ये स्कार्सिटी, ये शॉर्टेज इसलिए हुई क्योंकि हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? स्कार्सिटी की वजह से ही हमें कहां जाना पड़ रहा है? स्कार्सिटी की वजह से ही हमें चॉइसेस पर जाना पड़ रहा है। स्कार्सिटी की वजह से ही हमें कहां जाना पड़ रहा है? चॉइसेस पर जाना पड़ रहा है। बिना स्कार्सिटी के हम चॉइस की दिक्कत आती ही ना। अगर हमारे पास सब चीज बढ़िया होती, अगर हमारे पास सब चीज अनलिमिटेड होती तो क्या हमें चॉइस करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती भाई। हमें पता है कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। बट जब हमारे पास रिसोर्सेज फिनाइट है, जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, तो इस कारणवश क्या हो रहा है? ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड होने से और वांट्स के और रिसोर्सेज के लिमिटेड होने से स्कार्सिटी पैदा हो रही है, शॉर्टेज पैदा हो रही है। और इस स्कार्सिटी से क्या है? हमें चॉइस करना पड़ रहा है। तो जब हमने कहा अपनी इकोनॉमी के बारे में, हमने कहा कि भैया इकोनॉमी के अंदर हमारे आज के समय पर हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया इकोनॉमी के अंदर आज के समय पर हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है भैया? वो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है चॉइस की। तो ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं हमारे वांट्स की, तो हमारे जो वांट्स हैं दे आर व्हाट? आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। आवर वांट्स आर अनलिमिटेड and to fulfill these wants, the resources which we have, तो ये resources जो हैं हमारे पास क्या हैं भैया? ये resources जो हैं हमारे पास finite हैं। एक सेकेंड, ये resources जो हैं हमारे पास क्या हैं? अरे भैया क्या हो गया? ये resources जो है हमारे पास क्या हैं? finite हैं। finite का मतलब क्या है? limited है। finite का मतलब क्या है? limited है। और लिमिटेड होने की वजह से ही यहां पर क्या हो रहा है? लिमिटेड होने की वजह से ही यहां पर स्कार्सिटी पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है? स्कार्सिटी पैदा हो रही है, शॉर्टेज पैदा हो रही है। और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, इस स्कार्सिटी को फुलफिल करने के लिए हम लोग कहां कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं? चॉइस कर रहे हैं। समझ में आया? तो जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं बच्चा जी, तो इकोनॉमी के अंदर चॉइस की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, उनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इसीलिए ये स्कार्सिटी हमें पैदा होती हुई देखने को मिल रही है। और ये स्कार्सिटी की वजह से ही क्या हो रहा है? चॉइस की समस्या हमारे सामने निकल करके आ रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस और नो? अगर यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, इफ ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू टिल हियर, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ वीडियो को हाइप करो। देखो तुम्हें दो चीजें करनी है। तुम्हें सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? कमेंट्स के अंदर, क्या पर कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक देना है।
इसके साथ साथ तुम्हें वीडियो को हाइप भी करना है। हाइप का ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वीडियो को हाइप भी करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को बचा जी, अरे भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे गौतम भैया ने तुम्हारे लिए नया चैनल बनाया है, ब्रांड न्यू चैनल बनाया है। रात को 10 बजे मैं तुम्हें यहां पर खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मुझे है कि तुम्हें बेस्ट फ्री क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊं। जिस तरीके से क्लास 7th 8th में पिछले साल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया और 9th 10th को हमेशा से पढ़ाता आ रहा हूं, तो ये न्यू एनसीईआरटीज भी मैं तुम्हें पहुंचा सकूं, उसका कंटेंट भी तुम्हारे लिए ला सकूं। तो तुम्हें करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, वीडियो को हाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये चीजें नहीं करी तो भैया मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा भाई, बात है साफ। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गौतम भैया नाराज हो जाए तो मत करो ये सब, और अगर चाहते हो कि गौतम भैया नाराज ना रहे, खुश रहे भैया, तो ये सारी चीजें कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं यहां पर रिसोर्सेज को लेकर के। अब देखिए क्या है, रिसोर्सेज के साथ भी एक समस्या है भाई बहुत बड़ी। क्या कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज भी क्या है, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो रिसोर्सेज हमारे पास है, ऐसा नहीं कि जो हम चाहते हैं इनका इस्तेमाल वहीं करेंगे, नहीं भैया, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी 36 जगहों पर होता है। क्या करें अब बताओ। इन रिसोर्सेज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो लैंड, एक पीस ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा है। अब वो जो पीस ऑफ लैंड की मैं बात करता हूं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, हम उस पर खेती कर सकते हैं भाई, मस्त गन्ना लगा लेंगे। दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ फैक्ट्री, हम उसके ऊपर फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं। या दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्कूल, या उसके ऊपर हम स्कूल बना सकते हैं। अब एक जमीन के टुकड़े से हम 10 काम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी पहली प्रॉब्लम क्या थी, अभी पहली प्रॉब्लम ये थी कि वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि भैया रिसोर्सेज जो लिमिटेड थे वो तो थे ही, बट उसके साथ साथ क्या है, रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज भी हैं। ऐसा नहीं कि रिसोर्स को एक जगह ही यूज कर पाओगे, नहीं, रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो जब मैं लैंड की बात करता हूं तो लैंड का इस्तेमाल फैक्ट्री बनाने के लिए भी करा जा सकता है, खेती के लिए भी करा जा सकता है, लैंड का इस्तेमाल स्कूल बनाने के लिए भी करा जा सकता है। इसी तरीके से पैसा, मनी, मनी भी तो क्या है, रिसोर्स है। अब मनी का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल या तो आप खाना खरीदने के लिए करो या शूज खरीदने के लिए करो। फिर स्टील का इस्तेमाल या तो आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए करो, रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए करो, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए करो। तो आपको क्या है, कुछ ना कुछ चूज करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यू नीड टू चूज समथिंग, और दूसरे पर आपको क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। जो जमीन का टुकड़ा आपके पास है, अगर आप उस पर खेती करना चाहते हो तो आप उस पर फैक्ट्री या स्कूल नहीं बना सकते, और अगर आप उसके ऊपर स्कूल बनाना चाहते हो तो आप उस पर फार्मिंग या फैक्ट्री नहीं खोल सकते। समझ में आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं यहां पर सारी की सारी प्रॉब्लम की, तो हमने क्या देखा कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने है, ये क्यों है, बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसीलिए हमारे सामने क्या हो रहा है, स्कार्सिटी पैदा हो रही है, इसीलिए हमारे सामने चॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। और यहां तक हमने क्या कहा, इसके अलावा हमने क्या कहा, इसके अलावा हमने कहा कि रिसोर्सेज के साथ एक और समस्या भी क्या है कि इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इनके हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इन ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से और साथ ही साथ रिसोर्सेज की शॉर्टेज या लिमिटेशंस होने की वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस निकल करके आ रही है, हमारे सामने ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस निकल करके आ रही है। और जब भी हम कोई चीज चुनते हैं, whenever we choose something A, अगर हम कोई A चीज चुन रहे हैं तो हमें B या C को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। हमें B या C को पर क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। समझ में आया। तो अगर मुझे जमीन पर लैंड पर स्कूल बनाना है तो मैं उस जमीन पर खेती नहीं कर सकता, फैक्ट्री नहीं बना सकता। और अगर मैं उस जमीन पर फैक्ट्री बनाऊंगा तो मैं वहां पर स्कूल नहीं खोल सकता, मैं फार्मिंग नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या है, एक ट्रेड ऑफ हो रहा है। यहां पर क्या है, एक ट्रेड ऑफ हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक तरीके से यहां पर एक हमें व्यापार होता हुआ देखने को मिल रहा है।
हमने कहा कि जो लैंड हमारे पास है या तो हम उस पर फार्मिंग करें या फैक्ट्री बनाएं या स्कूल खोलें। अब हमें यहां पर क्या करना होगा भैया, अब हमें यहां पर जो है चॉइस करनी होगी। क्या करनी होगी? चॉइस करनी होगी। हम पैसे से चाहे फूड खरीदें या शूज खरीदें, हम स्टील से चाहे मेडिकल इक्विपमेंट खरीदें, रेफ्रिजरेटर खरीदें या एयरक्राफ्ट खरीदें, हमें यहां पर क्या करना होगा? चॉइस करनी होगी। और जब हम चॉइस करेंगे, जब हम किसी एक चीज के साथ जाएंगे, तो दूसरे का त्याग हमें करना होगा। दूसरे को हमें क्या करना होगा? गिव अप करना होगा कि भैया कोई बात नहीं, तुझे अगली बार देख लेंगे। तो जब हम एक चीज के साथ जाते हैं तो दूसरे का हमें क्या करना पड़ता है? गिव अप करना पड़ता है। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट। अगर हम कोई चीज चुन रहे हैं तो उसकी एक कीमत अदा हमें करनी पड़ेगी। दैट इज, एक ट्रेड ऑफ हमें करना पड़ेगा कि चल भाई ये नहीं तो ये सही, चल भाई ये करने के लिए ये करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुनहरा बने, तुम्हारी लाइफ बेहतर बने, तो तुम्हें क्या है? तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस का त्याग करना होगा। और अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। नाउ इट इज अप टू यू। तो चॉइस तुम्हारी है, ये ट्रेड ऑफ तुम्हें करना है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाना है या अपनी लाइफ की तरफ जाना है। कमेंट्स में मुझे बता देना। तो इसी तरीके से जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? इकोनॉमी के अंदर ये जो चॉइस की प्रॉब्लम है, इससे क्या हो रहा है? इससे हमें जो है गिव अप करना पड़ता है दूसरी चीज पर। और जब हम एक चीज को चुनते हैं और दूसरी पर गिव अप कर देते हैं, ये क्या है? ये यहां पर लेकर के आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये यहां पर क्या लेकर के आती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे, बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों का कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कॉल मत करना प्लीज, ओनली मैसेज करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, जहां पर मैं सारी अपडेट्स, ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। तो नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, सारी चीजें फ्री में हासिल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है। फटाफट से जाकर के गौतम लखानी एसएसटी या आपके एसएसटी वाले भैया जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं। तो चाहे नोट्स हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपडेटेड देयर। सारी की सारी डेली अपडेट्स के लिए वो व्हाट्सएप चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जाएं, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अब देखिए क्या है, समझो थोड़ा सा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया जब हम बात कर रहे थे चॉइस की, तो हमारे सामने ऑप्शन था कि या तो भैया जूता खरीदे या भैया जाकर के हम क्या करें? खाना खा लें। अब ऐसी ही अलग अलग देशों के पास, कंट्रीज के पास भी चॉइस होती है कि भैया या तो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर लो या बाकी जगह पैसा खर्च कर दो। तो पाकिस्तान की हम बात करें, एग्जांपल लें, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बात की बात है, हम आतंकवाद की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लिया। बदले में उसे क्या मिला? सर्जिकल स्ट्राइक। बदले में उसे क्या मिला? बालाकोट। समझ रहे हो? बट वहीं जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत ने क्या करा? भारत ने कहा कि नहीं भाई, हम शांति के साथ चलेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीजों पर ध्यान देंगे। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर हमें देखने को मिलता है। यस और नो? कमेंट्स में मुझे बताना। तो जो आपकी चॉइस है वही आपका प्रेजेंट और आपका भविष्य तय करती है, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर तय करती है। और हर चीज की क्या होती है? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हर चीज की क्या होती है? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो जब भी आप कोई चॉइस मेड करते हो, जब भी आप कोई चीज डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है, और जब आप ऑल्टरनेटिव पर गिव अप देते हो, तो वो क्या है? वो वैल्यू है। वो क्या है? वो वैल्यू है। तो द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब आपने यहां पर चुना कि भैया या तो पढ़ लूं या मैं खेल लूं, तो आप क्या कर रहे हो? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर दे रहे हो। आपने कहा कि नहीं मैं पढ़ लेता हूं, तो यहां पर जो खेलने की वैल्यू थी आपने उसको त्याग दिया। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि तुम 2 घंटा खेल नहीं पाए। बट वहीं तुमने सोचा कि भैया क्या कर लेता हूं, 2 घंटा खेल लेता हूं, और तुमने पढ़ाई करी नहीं। कल तुम्हारा टेस्ट था, टेस्ट में तुम्हारे नंबर आए कम, तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि 2 घंटा खेलने की वजह से क्या हुआ? तुम्हारे यहां पर जो है
नुकसान हो गया पढ़ाई का। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चा जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड। जब हम कोई चॉइस मेड करते हैं और ऑल्टरनेटिव का सैक्रिफाइस करते हैं तो उस वैल्यू को हम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। और ये इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इकोनॉमिक्स चल ही नहीं सकती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक्स गोज ऑन पैरेलली। कैसे क्या अभी आगे चल करके हम समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी बुक की हम बात करें तो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है क्या? एक फार्मर का, एक किसान का। अब एक फार्मर है, ये हम नाम रख देते हैं इनका मोहन जी। अब ये किसान है जिनका नाम है क्या भैया? मोहन जी। अब मोहन जी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मोहन जी के पास एक फिक्स्ड लैंड थी, मोहन जी के पास फिक्स्ड वाटर था, लेबर थी और पैसा वगैरह था। अब मोहन जी को चुनना था, चॉइस करनी थी कि भैया वो वीट का प्रोडक्शन करें या बार्ले का प्रोडक्शन करें। वो क्या करें? वीट का प्रोडक्शन करें या बार्ले का प्रोडक्शन करें। तो जब वो वीट का 100% प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि जब वो अपने गिवन लैंड पर अपने वाटर का इस्तेमाल करते हुए, अपने लेबर का यानी कि अपने रिसोर्सेज का जब वो 100% इस्तेमाल गेहूं ग्रो करने के लिए, वीट ग्रो करने के लिए कर रहे थे, तो उस टाइम पर बार्ले क्या था भैया? जीरो था। बार्ले क्या था भैया? जीरो था। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करा। उन्होंने वीट का प्रोडक्शन 10 किलो से कम करा। तो क्या हुआ? इधर बार्ले का प्रोडक्शन 25 किलो से बढ़ गया। उन्हें समझ में आया कि वाह, 10 किलो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? 25 किलो की बार्ले मिल रही है। तो वो समझ गए कि थोड़ा और कम करते हैं। तो जब उन्होंने वीट का प्रोडक्शन और कम करा तो बार्ले का और बढ़ गया, जब और कम किया तो बार्ले का और बढ़ गया, और जब वीट का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो कर दिया तो बार्ले का 100 हो गया। समझ में आया? तो यहां क्या है? ये जो वीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, सो व्हेन द मोहन जी wants to grow more barley, wheat production is falling, है ना। बिना वीट के प्रोडक्शन के गिरने के बार्ले का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है? रिसोर्सेज जो हैं भैया वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है क्या है? लिमिटेड है। लैंड, वाटर, लेबर क्या है? लिमिटेड है। तो या तो उसका इस्तेमाल वीट के प्रोडक्शन के लिए कर लें या बार्ले के लिए कर लें। और अगर दोनों पे ही करना है तो एक को कम करना पड़ेगा, तभी दूसरा होगा। यस और नो? तो हमने क्या देखा कि वीट जब 100 किलो थी तो बार्ले 0 हो रहा था, पर जब बार्ले को कम करा, वीट को कम करा तो बार्ले बढ़ गया। इस तरीके से चीजें चलती रही। सो हमने क्या देखा? द वीट दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ग्रो एडिशनल बार्ले इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन। तो ये जो 10 किलो, ये जो आपको यहां पर -10 kg वीट होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किस चीज की? 25 kg बार्ले की। तो 25 kg बार्ले के लिए 10 किलो वीट का सेक्रीफाइस यहां पर करा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर पे करी। सो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट ई तक, फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन ई, हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर वीट और बार्ले के बीच में एक ट्रेड ऑफ हो रहा है, एक ट्रेड ऑफ हो रहा है, एक सेक्रीफाइस हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर जब हमने उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले डेटा को, इस पूरे के पूरे डेटा को जब हम एक ग्राफ पर लेकर के आए, कर्व पर लेकर के आए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये हमें एक कॉन्केव कर्व देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है? कॉन्केव देखने को मिल रहा है। और ये कॉन्केव में क्या हो रहा है? हम क्या देख रहे हैं कि जब यहां पर पॉइंट ए पर जो वीट है, वो वीट 100 kg जब हो रहा था, तो उस टाइम पर बार्ले जो है वो क्या था? वो 0 था। बार्ले वॉज व्हाट? बार्ले वॉज 0। बट जब हमने पॉइंट बी पर हम आए और हमने यहां पर 90 करा वीट का प्रोडक्शन, तो जैसे ही हमारा वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ भैया? 90 kg हुआ, हमने 10 किलो का क्या करा? यहां पर सेक्रीफाइस करा। 10 kg वीट को हमने क्या करा भैया? वीट 10 kg को जब हमने सेक्रीफाइस यहां पर करा, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा लगभग 25, इधर 25 kg क्या हुआ? 25 kg बार्ले निकल करके आया। समझ में आया? क्या क्लियर हुआ आप लोगों को?
तो जैसे जैसे करके हम यहां पर वीट का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, वैसे वैसे उधर दूसरी तरफ हमारा बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें यहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर मोहन जी ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का जब इस्तेमाल किया तो कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्शन कर्व हमें यहां पर बनता हुआ देखने को मिला, जिसको हम कॉन्केव तौर पर देखते, कॉन्केव आपको ये देखने को मिलता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स के अंदर बताओ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में, विद ऑल द ग्राफिक्स, विद ऑल द डायग्राम्स समझाने की चीजें कोशिश कर रहा हूं। और चीजें अगर समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है, तो कमेंट्स में लिख देना भाई क्या, एनडीएफसी। क्या लिख दोगे? एनडीएफसी लिख दोगे, गौतम भैया की आर्मी और एनडीएफसी। एनडीएफसी का मतलब क्या है? नो डाउट फंडा क्लियर, कि भैया कोई भी डाउट नहीं है, सारे के सारे फंडे जो हैं वो क्या हो गए हैं? क्लियर हो गए हैं। तो एनडीएफसी लिख देना सीधा, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बच्चा जी थोड़ा सा पढ़े, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम यहां पर देखें तो हमें क्या समझ में आता है? लेट्स एक्सप्लेन दिस, है ना। इसका फटाफट से क्या ले लेते हैं? एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। इसको फटाफट से क्या कर लेते हैं? एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस ग्राफ के ऊपर हमें वीट और साथ ही साथ हमें एक दूसरा किसका, बार्ले का प्रोडक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ग्राफ की, तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस है मेरा, इस एक्स एक्सिस पर मुझे बार्ले और इस वाई एक्सिस के ऊपर मुझे वीट का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमने यहां पर क्या कहा? हमने यहां पर कहा कि इसके ऊपर अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हुए हमने क्या करा? हमने ये कर्व तैयार करा, जहां पर हमने क्या देखा कि हर एक पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। रिसोर्सेज का जीरो वेस्टेज है। रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है बच्चा जी यहां पर, वो क्या है? जीरो है। तो रिसोर्सेज की जब मैं वेस्टेज की बात करता हूं तो रिसोर्सेज का वेस्टेज इज व्हाट? जीरो। रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का हमें यहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? रिसोर्सेज का पूरी तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हम रिसोर्सेज को बिना वेस्टेज के पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमने यहां पर क्या देखा भैया? हमने यहां पर यह देखा कि हमें हर पॉइंट पर मैक्सिमम आउटपुट जो है यहां पर अचीव हुआ। और यहां पर हमने क्या करा? पॉइंट ए से लेकर के उसके बाद बी, देन सी, देन डी और ई तक आते आते, तो पॉइंट ए से लेकर के ई तक आते आते हम लोगों ने क्या करा? चीजों का ट्रेड ऑफ करा। चीजों का क्या करा? ट्रेड ऑफ करा। यानी कि हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो किस चीज को लेकर के थी? कि अगर हम ज्यादा बार्ले ग्रो करेंगे, इफ वी वांट मोर बार्ले देन वी विल गेट लेस वीट, तो हमें वीट का त्याग करना होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि जब हम क्या कर रहे थे? जब हम 100 केजी वीट ग्रो कर रहे थे तो उस टाइम पर हमारे जो बार्ले का प्रोडक्शन था दैट वाज जीरो। बट जैसे ही हम लोगों ने अपना वीट का प्रोडक्शन कम किया, वीट का प्रोडक्शन जैसे ही हमने 70 करा, 70 केजीज करा, वैसे ही क्या हुआ? हमारा जो बार्ले का प्रोडक्शन है वो कितना हो गया? वो 50 केजी हो गया, बढ़ गया। इसी तरीके से जब हमने वीट का प्रोडक्शन एकदम जीरो कर दिया तो हमारे बार्ले का प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये काम हम करते आए। अब यहां पर आपको दो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये है इनसाइड द कर्व, एक पॉइंट है आउटसाइड द कर्व। तो जो इनसाइड वाला पॉइंट है वो क्या बता रहा है? इनसाइड वाला पॉइंट कह रहा है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है यार, हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे। तो जब हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम 50 किलो तो क्या है भैया? वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम 40 किलो के आसपास, 40 केजी के आसपास क्या कर पा रहे हैं? 40 केजी के आसपास बार्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, हम रिसोर्सेज को इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, यहां पर वेस्टेज हो रही है। फिर हमने कहा एक पॉइंट ये आउटसाइड भी है, कर्व के बाहर भी है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से तो ये चीज अचीव कर ही नहीं सकते।
आपके पास जो लैंड है, आपके पास जो वाटर था, आप उससे ये तो पहुंच ही नहीं सकते, यहां तो जा ही नहीं सकते। तो जब बात आ रही है अनअटेनेबल पॉइंट की, तो उसका मतलब क्या है कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ये चीज अचीव नहीं कर सकते। और अगर आपको ये चीज अचीव करनी होगी, इफ यू वांट टू अचीव दैट दैट यू नीड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसोर्सेज ज्यादा। तो अगर आपको इस पॉइंट तक जाना है, सो टू रीच पॉइंट आउटसाइड द कर्व, आपको क्या चाहिए? आपको या तो टेक्नोलॉजी बेहतर चाहिए या आपको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, तभी आप यहां पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। तो जब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी की बात करता हूं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है क्या है? वो एक पावरफुल टूल है। वो क्या है? एक पावरफुल टूल है जो प्लानिंग के लिए या किसी भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। चाहे बिजनेसेस हो, चाहे सरकार हो, हर किसी को ये ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बच्चा जी। हम कह रहे हैं कि यहां पर राम जी हैं। कौन है? मिस्टर राम है। अब ये जो राम जी है, इनके पास क्या थे? इनके पास 100 रुपए थे। इनके पास कितने रुपए थे? 100 रुपीज थे। अब इन्हें क्या करना था? इनके पास चॉइस थी कि आइदर ही कैन बाय वीट, ठीक है, या वीट छोड़ो, तुम कहोगे भैया आप तो वीट के पीछे ही पड़ गए यार। आइदर ही कैन बाय चॉकलेट्स, ठीक है, आइदर ही कैन बाय चॉकलेट्स या ही कैन गो फॉर चिप्स, या ही कैन गो फॉर चिप्स। तो इन भाई साहब के पास क्या थी? चॉइस थी कि या तो चॉकलेट खरीद लें या चिप्स खरीद लें। पर इनके पास कितना है? 100 रुपए हैं। तो जब ये पूरे के पूरे 100 चिप्स पर खर्च कर रहे थे, तो यहां पर जो चॉकलेट थी वो ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी भैया? चॉकलेट जो है यहां पर वो ऑब्वियस सी बात है कि 0 होंगी। यस और नो? व्हेन ही इज स्पेंडिंग टोटल कंप्लीट 100 रुपीज ऑन चिप्स, देन हाउ कैन ही बाय चॉकलेट्स? चॉकलेट 0 होंगी। अब इन्होंने क्या करा? ट्रेड ऑफ करा। इन्होंने कहा चलो चिप्स का नंबर कम कर दें। इन्होंने चिप्स को कर दिया 80। चिप्स कम खरीदे तो चॉकलेट एक एक्स्ट्रा खरीद पाए, चॉकलेट 10 खरीद पाए, ठीक है। फिर क्या हुआ? इन्होंने और कम करा। इन्होंने कहा चलो यार इसको 50 कर लेते हैं। तो जैसे ही इन्होंने 50 करा, चॉकलेट का नंबर 40 हो गया। इन्होंने कहा यार और कम कर देते हैं, 20 कर लेता हूं। जैसे ही 20 हुआ, चॉकलेट का नंबर 60 हो गया। चॉकलेट का नंबर 60 हो गया। इन्होंने कहा यार 0 कर देता हूं। तो जैसे ही 0 करा, चॉकलेट का नंबर 80 हो गया। तो क्या है? हम क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि यहां पर इनको ट्रेड ऑफ करना पड़ा। यहां से लेके यहां तक इनको क्या है? ट्रेड ऑफ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ट्रेड ऑफ करना पड़ा। अब ये चाहते कि मैं क्या करूं? मैं 100 के चिप्स भी खरीद लूं और 10 की चॉकलेट भी खरीद लूं। तो क्या है? 100 के चिप्स और 10 की चॉकलेट के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? तो 100 के चिप्स और 10 चॉकलेट खरीदने के लिए, 100 चिप्स और 10 चॉकलेट खरीदने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? या तो ये जो इनके पास अमाउंट था इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी खरीद पाएंगे, है ना? नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं। या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि जिससे ये काम कर सके। ये यहां पे 100 रुपए निकाले और उधर से 1000 निकल आए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो जब हम यहां पर बात करते हैं बच्चा जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो हमने क्या कहा कि व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहा हूं, तो एक पावरफुल टूल है जो किसी भी डिसीजन में, किसी भी प्लानिंग में, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो सरकार हो, सबको क्या है? मदद करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमें बताता है कि जब हम किसी चीज का ट्रेड ऑफ करेंगे तो उसके बदले में दूसरी हम क्या चीज अचीव कर पाएंगे। तो वो हमें यहां से समझ में आया वीट और बार्ले के प्रोडक्शन से, जो हमने मोहन जी का एग्जांपल लिया। तो अभी तक के चैप्टर की मैं बात करूं तो बच्चा जी अभी तक हम लोगों ने किन चीजों के बारे में पढ़ा? अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को देखा। हमने कहा कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है एक इकोनॉमिक चॉइस है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और ये चॉइस की जो प्रॉब्लम है ये क्यों हुई? क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं, देयर वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड। तो वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, जिस वजह से क्या है? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व अगर हमें करना है तो हमें एक चीज करनी होगी, दैट इज ट्रेड ऑफ। हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी होगी। हमें एक चीज को करने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना ही होगा, और वहां पर हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करेंगे। और वो सारी पॉसिबिलिटीज को हमने एक कर्व के साथ दिखाया। अब क्वेश्चन आता है कि भैया जब समय की बात आती है तो टाइम भी तो एक रिसोर्स है। बिल्कुल है। तो क्या टाइम एक स्कार्स रिसोर्स है, यानी कि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है? तो जवाब आता है बिल्कुल। टाइम जो है वो यूनिवर्सली स्कार्स रिसोर्स है। हर पर्सन के पास सेम 24 घंटे हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है, उन 24 घंटों को तुम पढ़ाई में लगाओ
काम में लगाओ, रिलैक्सिंग में लगाओ या कुछ मर्जी करो। अगर आप पढ़ाई में लगाओगे, काम में लगाओगे तो क्या है, आप अपॉर्चुनिटी आसानी से हासिल कर पाओगे। और अगर आप रिलैक्सिंग करोगे तो आप क्या है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम एज वेल, जो आपको अपनी एवरीडे लाइफ में पे करनी पड़ सकती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर बेस्ट हो तो तुम सीरियस होकर के पढ़ाई करो, अपने स्किल्स पर काम करो, अपने डेवलपमेंट पर काम करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम समय को बर्बाद करते हो, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा यार। तुम्हें आगे चल करके कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। समझ में आया? सो टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ स्कार्स रिसोर्स जो सबके साथ है। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मेरा दोस्त जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेटे 24 घंटे उसके पास भी हैं, 24 घंटे तेरे पास भी हैं। अब उन 24 घंटे का इस्तेमाल तू कैसे करता है? तू इधर उधर फालतू की बातें करके करता है या तू उसको इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में करता है? ये तेरे ऊपर है। तेरे भविष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये तुझे तय करना है। सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी। तो यहां तक आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ सकते हैं, एंड साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर जाएं, जाकर के ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े फॉर ऑल द अपडेट्स। इस वीडियो के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बच्चा जी लिंक देखने को मिल जाएगा सारी चीजों का। ठीक है। अब साथ ही साथ बाकी और चैप्टर्स को लेकर के भी वीडियोस बन चुके हैं, चैनल के ऊपर हैं, आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए रात के 10:30 बजे खड़ा होकर के मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन यही है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हारा फायदा होना चाहिए, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार है। और ये मेहनत ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो। ठीक है। अब आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स किन चीजों से डील करती है, इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को अब हम यहां पर पढ़ेंगे। अब देखो ये जो शब्द है ना इकोनॉमिक्स, भैया ये इकोनॉमिक्स वर्ड जो है कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। किससे आया है? ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। जहां पर ओइकोस का मतलब क्या है भैया? जहां पर ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड और निमीन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। यानी कि एक तरीके से अगर हम समझें तो ये जो शब्द है ओइकोनोमिया, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट की भैया घर के खर्चे कैसे मैनेज करोगे, घर की जरूरतें, घर की रिक्वायरमेंट्स कैसे मैनेज करोगे। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का सही मायनों में मतलब क्या है? अर्थशास्त्र का सही मायनों में मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का सही मायनों में मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड का मतलब क्या? हाउस होल्ड का मतलब है कि हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसा पूरा करेंगे। भाई अब एक घर का एग्जांपल लो आप। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास एक लिमिटेड इनकम है, उनसे कैसे वो घर की चीजों को मैनेज कर पाए, हर मेंबर के रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतों को पूरा कर पाए। यस और नो? अगर आपके फादर 50,000 कमा रहे हैं, 1,00,000 कमा रहे हैं, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि घर के खर्चे कैसे मैनेज होंगे, मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दे पाऊं, मैं अपनी वाइफ को यानी कि आपकी मदर्स को किस तरीके से मैं चीजें दिला पाऊं। अगर आपकी मदर अर्निंग है तो आपके पेरेंट्स दोनों की, उनकी क्या सोच होती है? दोनों की सोच ये होती है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड कर सके, हम कैसे इन दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सके, हम कैसे इन दोनों बच्चों को या जो भी आपके भाई बहन है घर में उनको क्या बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, कितनी सेविंग्स कर सके, घर पे क्या और चीजें ला सके, एंटरटेनमेंट क्या प्रोवाइड कर सके। यस और नो? तो जब हम बात करते हैं देश की, नेशंस की, तो भैया नेशंस क्या है? नेशंस भी तो घर है, परिवार है बड़ा। व्हाट अ कंट्री इज? कंट्री इज आवर बिग फैमिली, बड़ा परिवार, बड़ा घर। यस और नो? तो जब हम बात करते हैं एंटायर नेशन की, तो हर देश के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वो यही होता है
कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपनी चीजों को मैनेज कर सके। तो जब इकोनॉमिक्स की बात आती है बच्चा जी, तो हमें यहां पर समझना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं चीजों को, इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन जब हम लेकर के चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कैसे हमें चॉइसेस बनानी है, कैसे हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने अनलिमिटेड वांट्स को लेकर के चलना है ना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनमें हम क्या बेस्ट चॉइसेस मेंटेन कर सके, बेस्ट चॉइसेस ले सके। तो ये हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं। तो जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो अलग अलग एंटिटीज हैं, यानी कि जो अलग अलग लोग इकोनॉमी का पार्ट हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, कोई चीज खरीदने वाला हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कोई चीज बनाने वाला हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपस में मिल बांट के डिसीजन ले रहे हैं। सरकार और बैंक क्या करते हैं? सरकार और बैंक मेक श्योर करते हैं कि देश में जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, उसको चीजें बेस्ट प्राइसेस पर मिल सके, इतने प्राइसेस पर मिल सके कि जो प्रोड्यूसर है, जो चीजों को बनाने वाला है, उसको भी कोई नुकसान ना हो। यही तो होता है। गवर्नमेंट किसी चीज का जब एमआरपी तय करती है, गवर्नमेंट कहती है कि ये वाला बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है, तो वो क्या करती है? वो देखती है, वो सोचती है, समझती है कि इससे कंज्यूमर यानी कि खरीदने वाले को नुकसान भी ना हो और बेचने वाले को नुकसान भी ना हो। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? ये सारी की सारी चीजों को डिटरमाइन करते हैं, सारे के सारे डिसीजंस लेने का काम हम करते हैं। हम देखते हैं इकोनॉमी के अंदर कि भैया वेजेस कितनी है, लोगों को इनकम कितनी मिलेगी किस काम से, हम कैसे वेल्थ का इस्तेमाल, वैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, कैसे इस पैसे को, रिसोर्सेस को समाज में, सोसाइटी में बांट सकते हैं, हम कैसे मार्केट के अंदर किसी चीज का प्राइस फिक्स कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के साथ लेकर के चले, हम क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएं कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, सारी चीजें हो। तो जब ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं कि क्या लोगों की इनकम होनी चाहिए, क्या लोगों की वेजेस होनी चाहिए, क्या मार्केट के अंदर चीजों का प्राइस होना चाहिए, क्या एजुकेशन, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हम करें, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करें, तो जब हम ये सारे डिसीजंस लेते हैं, जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, तो ये कहां पर हम कर रहे हैं? ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स को एज अ डिसिप्लिन देखते हैं, तो मेजर डिसीजंस लेने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें चाहिए, वो हमें कहां से मिलती है? इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से मिलती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप इन सारी चीजों को लेकर के बच्चा जी क्या है? पढ़ाई करते हो। बट जब आपको ये डिसीजन लेने हैं, वो कैसे ले पाओगे? जब तक आपके पास डेटा है तभी तो। अगर आपको पता ही नहीं, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो क्या आप कोई डिसीजन ले पाओगे? भाई नहीं ले सकते। तुम सोचोगे थोड़ी ना, तुक्का थोड़ी ना मारोगे, जैसे एग्जाम में मारते हो जाकर के कि भैया 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, जय माता दी, लेट्स रॉक। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। जब हमें इकोनॉमी के अंदर कोई डिसीजन लेना है, तो वो आप गेस वर्क या इंट्यूशन के बेसिस पर नहीं ले सकते। आप तुक्का मार करके काम नहीं कर सकते कि चलो कर लेते हैं, देख लेंगे क्या होगा। तो भैया होगा ये कि लोगों का नुकसान हो जाएगा। मान लो तुमने तुक्का मारा कि यार चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि अगर हम ये वाला काम करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? उससे लोगों को नुकसान हो जाएगा भाई। तो गेस वर्क और इंट्यूशन यहां पे नहीं चलता। अगर आपको इकोनॉमी के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो आपके पास प्रॉपर डेटा का होना, प्रॉपर एनालिसिस का होना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस आप काम ही नहीं कर सकते। तो जब भी कोई परिवार, जब भी कोई फैमिली डिसीजन लेती है, तो वो क्या करती है? वो अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस को देखती है। वो देखते हैं, मान लो अगर किसी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए है, किसी फैमिली की इनकम 1 लाख है, तो वो चेक करेगा कि यार इस 1 लाख में से मैं फूड पर कितने खर्च करता हूँ, मेडिसिन पर कितने करता हूँ, बच्चों की स्कूल फीस पर कितने करता हूँ, जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, या रेस्टोरेंट्स में हम जा रहे हैं, या सेविंग्स हैं, वो कितनी कर रहे हैं हम। तो प्लानिंग ऐसे करी जाती है। सारा का सारा इनकम और एक्सपेंसेस को साथ में लेकर के चला जाता है, देखा जाता है कि अच्छा कैसे क्या होगा। फिर वहीं जब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एनालाइज करती है कि मेरे पास टैक्स कितना आ रहा है, मेरे देश में पॉपुलेशन कितनी है, ये पैसा मैं कहां खर्च कर सकती हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, है ना, या मैं वेलफेयर स्कीम्स में पैसा खर्च करूं, मैं कहां करूं, मैं लोगों को फ्री में चीजें दूं, उनकी स्किल्स पर काम करूं, उनकी भलाई के लिए काम करूं, या इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करूं। बिजनेसेस जो होते हैं, जो लोग बिजनेसेस करते हैं, वो क्या करते हैं? वो मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा कंज्यूमर्स को क्या चाहिए,
तो बिजनेसेस ने देखा कि यार लोग जो है वो सैशे प्रोडक्ट्स काफी मांगते हैं, उन्हें 1 रुपए वाला शैंपू का सैशे चाहिए, तो बिजनेसेस ने क्या करा, बड़ी बॉटल्स के साथ 1 रुपए वाले शैंपू के सैशेस निकाल दिए। तो मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मार्केट में क्या चीज चाहिए, उसको लेकर के यहां पर क्या है, बिजनेसेस डिसीजंस लेते हैं। पर जब ये डिसीजन लेते हैं तो वहां पर 3 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, जिसे हम आगे चल करके अभी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रोल आता है इकोनॉमिस्ट का। रोल आता है इकोनॉमिस्ट का, वो लोग जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सारे के सारे डेटा को पढ़ते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और हमारे सामने रखते हैं, बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें, हमारी सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है कि कितना टैक्स होना चाहिए, कहां पर लोगों को सब्सिडी देनी है, कहां पर वेलफेयर पर काम करना है, कहां पर सरकारी पैसा खर्च करना है, तो इस तरीके की पॉलिसीज बनाने के लिए आपको जरूरी क्या है, आपको इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर आपको ये सारे डिसीजंस लेने हैं तो आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए सरकार के पास टैक्स कितना आ रहा है, आपको पता होना चाहिए सरकार के पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, सरकार के एक्सपेंसेस कितने हैं, सरकार का बजट क्या है चीजों का, सरकार का बजट डेफिसिट घाटे में तो नहीं चल रहा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब तुम्हें ये सारी चीजें पता होंगी तो तुम क्या कर पाओगे, कोई पॉलिसी बना पाओगे। और ये सारी चीजें कब पता होंगी, जब तुम इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, समझोगे। और ये कैसे ले पाओगे, जब तुम्हारे पास एक डेटा होगा, डेटा के बेसिस पर ही तो ये डिसीजंस ले पाओगे, यस और नो। यस भैया। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हम क्या देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग जो सरकारी डेटा को, सरकारी रिपोर्ट्स को, चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। वो देखते हैं कि सरकार का बजट कितना है, सरकार के पास टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, सरकार लोन कितना ले रही है, सरकार खर्चा कितना कर रही है, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। फिर बारी आती है फाइनेंस की। फिर वो इन्वेस्टर्स जो को गाइड करते हैं कि भैया आप कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कहां से और मनी लेकर के आ सकते हो, आप कहां से और रिटर्न्स लेकर के आ सकते हो। आप भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आप भैया जाकर के ऑयल में इन्वेस्ट करो, कहां पर करना है वो पता कैसे होगा, जब तक हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कैसे हम कर पाएंगे। फिर रिसर्च पर, एजुकेशन पर, अगर हमें इकोनॉमिक्स को बारे में और रिसर्च करनी है, इकोनॉमिक्स को और समझना है और पढ़ना है, तो क्या है, डेटा का होना, चीजों का होना जरूरी है ना। फिर बिजनेस कंसल्टिंग, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, अगर हमारी चीजें बेटर हो, तो वो कैसे हो पाएगी, डेटा एनालिसिस पे तो हो पाएगी। समझो, अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, इफ यू वांट टू टेक एनी इकोनॉमिक डिसीजन, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए है, या किसी भी चीज के लिए, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए व्हाट यू डू प्रॉपर डेटा एनालिसिस। जो इकोनॉमिक डेटा है आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे। जब तक आप उस डेटा को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका काम क्या है, तो जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका काम है कि अगर वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, या वो बिजनेस को कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पहले डेटा एनालाइज करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी डिसीजन लेने के लिए डेटा मैटर्स द मोस्ट। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो बिना डेटा के हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। हम देखते हैं कि अगर हम अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपनी देश की इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको लेकर के भारत सरकार हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी को समझने में, जानने में हमारी मदद करती है। सो एवरी ईयर इट इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट। ये क्या है, हर साल निकाला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, बजट के साथ, जो हमारा सरकारी बजट होता है सरकार का, कि हम एक साल में कितना खर्चा करेंगे, क्या चीजें करेंगे, तो जब वो पार्लियामेंट में लाया जाता है तो उसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि हमारे देश की क्या परफॉर्मेंस रही, हमारे देश में चाहे एग्रीकल्चर हो गया हो, चाहे इंडस्ट्री हो गई हो, सर्विसेज हो गई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, कहां पर क्या कुछ हुआ, हमारे देश में फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, ये सारी की सारी चीजों का ब्लूप्रिंट हमें कहां देखने को मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। तो पूरी की पूरी जो इनसाइट्स है, जो देश के हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए, जो पूरा का पूरा डेटा है, जो हर एक देश के नागरिक को अपने देश के बारे में जानना का हक है, वो कहां मिल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में मिल रहा है। सो एवरी ईयर अलोंग विद द एनुअल बजट,
हर साल एनुअल बजट के हम क्या देखते हैं कि एनुअल बजट के साथ हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को रिलीज करती है, जो हमारे देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में इन डिटेल जाकर के हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हमने यहां पर समझा कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इकोनॉमी के अंदर डेटा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, बिना डेटा के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। और जब हमें अपने देश की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हर साल बजट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, रिलीज करती है। सो अलोंग विद द यूनियन बजट, every year an annual document named economic survey of India is released by the government, जिसमें हमारे देश की सारी परफॉर्मेंस पता होती है। हमारे देश ने एजुकेशन में कैसा परफॉर्म करा, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, क्या प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, अगर बढ़ा है प्रोडक्शन तो उसके पीछे क्या कारण रहे, घटा है तो क्या कारण रहे, बढ़ा तो उसके पीछे कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर के आई थी जिससे फायदा हुआ, घटा तो क्या करा जा सकता है। ये सारी बातें आपको इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। क्लियर, समझ में आया? तो यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हाइप करें। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जिसको आप ज्वाइन करें, वहां पर ये सारे नोट्स, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चा जी आपको मिल जाएंगे। सो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सारी चीज आपके गौतम भैया आपके लिए अवेलेबल कराने वाले हैं। बस आपको दो काम करने हैं, आपको YouTube चैनल से जुड़ना है, WhatsApp चैनल से जुड़ना है, सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग। देखो रात के 11 बजने वाले हैं और मैं खड़ा हूं यहां पर तुम लोगों के लिए एक वन शॉट रिकॉर्ड करता हुआ, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम्हें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहां पर मिल सके। तो तुम्हारा फर्ज भी है कि वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और बाकी आगे तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर की क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बच्चा, तो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 मेन क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। क्यों आ रहे हैं पहले ये समझो। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या समझा? अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि ये जो गैप है हमारे अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में, जो क्या कर रहा है, जो शॉर्टेज, जो स्कार्सिटी पैदा कर रहा है, जिस स्कार्सिटी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ रही है, क्या है फिर? ये चॉइस जो है वो 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस को पैदा करती है, 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस को जन्म देती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भैया क्या प्रोड्यूस करा जाए, क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करा जाए, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करा जाए। तो चाहे सरकार हो या कोई बिजनेस हो, वो क्या करेगा, वो ये सारे डिसीजंस लेगा कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। अब एग्जांपल के तौर पर समझो, जब सबसे पहले क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस की बात आती है तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमें बताता है कि विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, और कितनी क्वांटिटी में, कि कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत है जो हमारी इकोनॉमी की नीड को फुलफिल कर सके गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। हमें किन चीजों का ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, किन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडियन फार्मर्स की बात करें तो इंडियन फार्मर्स को क्या चॉइस करनी पड़ती है कि भैया हम या गन्ना उगाएं या राइस उगाएं या मिलेट्स पल्सेस ग्रो करें। अब इंडियन फार्मर के आगे क्या चॉइस है कि भैया या तो शुगर केन या राइस उगा लो, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसमें ज्यादा पानी आपका लगेगा, या कम पानी वाली मिलेट्स और पल्सेस ग्रो कर लो। तो अगर हमारा किसान शुगर केन की तरफ जाएगा तो उसे पता है उसको प्रॉफिट होगा, शुगर इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इससे। बट अगर वो मिलेट्स को ग्रो करेगा, पल्सेस को ग्रो करेगा, तो उसे पता है वो पानी बचाएगा, वो सॉइल की हेल्थ को बेटर करेगा, एनवायरमेंट को सपोर्ट करेगा, उसे प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस किसान को यहां पर समझना है, एक डिसीजन लेना है कि भैया क्या कर सकते हैं। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसान के सामने क्या है कि अगर वो शुगरकेन को चूज करता है तो उसको एनवायरमेंट के बारे में भूल जाना होगा, वो पानी नहीं बचा सकता, सॉइल हेल्दी नहीं कर सकता। और अगर उसे पानी बचाना है, सॉइल हेल्दी करनी है, तो उसे पल्सेस और मिलेट्स के साथ जाना होगा। तो यहां पर हमें एक ट्रेड ऑफ पता लग रहा है, यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा
किसान या तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स की तरफ जाए कि शुगर केन ग्रो करेगा, जाकर के शुगर मिल्स को बेचेगा, इंडस्ट्रीज को बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, या वो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान दे कि भैया प्रॉफिट भले ही कम हो बट मेरी सॉइल हेल्दी रहेगी, पानी कम यूज करूंगा मैं जिससे मुझे फायदा होगा। तो जब हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करने हैं, तो हम यहां पर क्या करते हैं, यही एनालिसिस करते हैं। हम यहां पर क्या है, यही एनालिसिस करते हैं। गवर्नमेंट भी यही डिसाइड करती है कि भैया हाईवेज बनाएं या हॉस्पिटल्स बनाएं, क्या करें। अगर हाईवेज बनाएंगे तो रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग आसानी से जा पाएंगे, और अगर हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो लोगों को हेल्थ बेटर होगी। कंपनीज भी क्या करती हैं, सोचती हैं कि भैया कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, किसकी डिमांड ज्यादा है, क्या करें। तो जब व्हाट टू प्रोड्यूस की बात आती है तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे सामने क्वेश्चन क्या होता है कि किन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का हम काम करें, हम क्या चीज प्रोड्यूस करें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में फुलफिल कर सकती है। अगर हमारे देश के अंदर पानी की कमी नहीं है, हमारी सॉइल हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, तो भाई किसान चाहे शुगर केन ग्रो करे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वहां पर पानी की ऑलरेडी कमी है, सॉइल उसकी ऑलरेडी खराब हो रही है, तो किसान को फिर शुगर केन के साथ जाना नहीं चाहिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यही सारे एनालिसिस करे जाते हैं, यही डिसाइड करा जाते हैं कि करें तो करें क्या, ग्रो क्या उगाएं, क्या करें, क्या डिसीजन लें। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब आपको व्हाट समझ में आ गया कि भैया क्या ग्रो करना है, फिर बारी आती है हुम की, कि हमारा पर्पस क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना चाहते हैं, हम ये प्रोडक्ट किस तक फाइनली पहुंचाना चाहते हैं, एक्चुअली बेनिफिशियरी कौन है इसका। तो फिर क्या है, हम लोगों के इनकम लेवल, लोगों के टेस्ट, लोगों की नीड्स, लोगों की लाइफस्टाइल, यानी कि हम कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए जिसको हम सर्व करना चाहते हैं, हम ये फॉर हुम वाला डिसीजन लेते हैं। हम देखते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम किस प्राइस पर यहां पर जो है क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि यहां पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है स्कूल शूज का। तो जब स्कूल शूज, मान लो अब क्वेश्चन यही है, हमें समझ में आ गया कि यार हमें शूज बनाने चाहिए, ठीक है, हम कंफ्यूज थे अब तक कि भैया शूज बनाए या भैया कपड़े बनाए, हमने डिसीजन ले लिया। अभी हम व्हाट टू प्रोड्यूस पर थे पहले क्वेश्चन पर कि क्या ग्रो, क्या बनाए, शूज बनाए या कपड़े बनाए, हमने डिसीजन ले लिया कि भैया कपड़े बनाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाने हैं शूज, कपड़े तो हम नहीं बना रहे, शूज किसके लिए बनाने हैं, तो स्कूल शूज बनाने हैं बच्चों के लिए, ऑफिस वालों के लिए शूज बनाने हैं, स्पोर्ट्स वालों के लिए शूज बनाने हैं, या ऐसी कैजुअल शादी ब्याह में पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए बनाने हैं। तो जब हम ये वाले डिसीजन लेंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम जो हमारा कंज्यूमर है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जो बजट है, बाकी जो चीजें हैं, उसको थोड़ा सा समझ के डिसीजन लेंगे। जैसे अगर हमें स्कूल वाले बच्चे के लिए शूज बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल शूज बनाएंगे जो आसानी से खरीद सके, पहन सके, लंबे समय तक पहने, स्कूल में दिक्कत परेशानी ना हो। अगर हमें ऑफिस वालों के लिए शूज बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम कंफर्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे कि भाई पूरा दिन अगले को शूज पहनने हैं, हम लेदर बेस्ड शूज पर जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के शूज बनाएंगे जो अपीयरेंस में अच्छे हों, दिखने में अच्छे हों, वेल पॉलिश्ड हो, प्रॉपर शेप्ड हो। फिर अगर हमें स्पोर्ट शूज बनाने हैं तो हमें एथलीट्स और जो फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट वेट होने चाहिए, सपोर्ट और ग्रिप बेहतर होना चाहिए कि गिर ना जाए, अगला फिसल ना जाए। अगर हमें कैजुअल ऐसे ही शूज बनाने हैं तो हमें क्या है, हमें कंफर्ट पर ध्यान देना होगा, अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भैया क्या प्रोड्यूस करें। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, जब हम व्हाट डिसाइड कर रहे थे, फिर क्वेश्चन आता है हुम। तो पहले हमारे सामने क्वेश्चन था कि भैया क्या बनाए, शूज बनाए या क्लोथ्स बनाए, हम समझ गए कि भैया शूज बनाएंगे। अब क्वेश्चन आया किसके लिए बनाने हैं शूज, स्कूल वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए, स्पोर्ट्स वालों के लिए या कैजुअल के लिए। तो ये सारे डिसीजंस हम लोगों ने लिए। फिर बाद में जब हम बात करते हैं इन सारे डिसीजंस की तो क्या हो रहा है, हम यहां पर जो डिसीजंस लेते हैं वो देखते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। अगर मान लो लेदर के शूज बना रहे हैं हम, तो हम ऑफिस वालों के लिए शूज बनाएंगे। अगर हम रबर, सिंथेटिक मटेरियल के शूज बना रहे हैं तो फैक्ट्री वर्कर, स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, बजट कॉन्शियस लोगों के लिए शूज बनाएंगे। फिर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। देखा जाता है कि किस इनकम लेवल के, किस मार्केट के, किस चीज की ज्यादा डिमांड है। हम देखते हैं कि अच्छा, हम लोगों ने यार 1000 वाला जो शू है, 1000 रुपीज वाला जो शू है वो पहले बनाया था, इसके हमारे 1 लाख पीस बिक गए। बट वहीं जब हमने 1500 वाला शूज निकाला तो 1500 वाला शू हमारा 10,000 ही बिका, वो ज्यादा बिका नहीं। तो एज अ बिजनेसमैन तुम क्या सोचोगे कि यार 1000 वाले शूज को ही मैं ज्यादा बनाऊंगा,
उसी पर ज्यादा ध्यान दूंगा, उसी पर काम करूंगा, ताकि क्या है मेरे को नुकसान ना हो, मैं वेस्टेज ना कर पाऊं। तो हम क्या है समाज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट बनाना किसके लिए है, कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के लिए बनाना है या हमें मासेस के लिए बनाना है। तो आप देखते हो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स लिमिटेड एडिशन निकालते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जो क्या है जो कुछ चुनिंदा अमीर लोगों को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो व्हाट सम ब्रांड्स डू, कई ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भैया लिमिटेड एडिशन निकालेंगे, जो क्या है जो कुछ चुनिंदा लोगों को क्या करेगा, टारगेट करेगा। ये महंगे होंगे, अपीयरेंस में अच्छे होंगे, या कुछ भी हो सकता है। और वहीं जब हम मासेस को टारगेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जनरल प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जनरल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं कि सबके रिक्वायरमेंट, सबकी नीड को हम फुलफिल कर सके। तो एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटिटी, इकोनॉमिक एंटिटी, आप जब डिसीजन लेते हैं कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो उसमें आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। आप सोचते हैं, समझते हैं कि मुझे किसके लिए ग्रो करना है, और फिर ही आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ताकि आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो सके, आप जो भी बनाओ वो यूज हो सके, उसकी एक वैल्यू हो, ताकि आपको फायदा हो सके, वेस्टेज ना हो बस। तो सबसे पहला डिसीजन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस का, फिर आता है हुम टू प्रोड्यूस, और तीसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि भैया बनाए कैसे। अब हमने सोच लिया कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, अब बारी आती है कैसे बनाना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आती है मेथड्स की बात, टेक्नोलॉजीज की बात, रिसोर्सेज की बात, कि प्रोडक्शन प्रोसेस हम करेंगे कैसे। तो प्रोडक्शन प्रोसेस दो तरीके का होता है या तो लेबर इंटेंसिव, जहां वर्कर ज्यादा है, मशीनरी कम है, ये वहां करा जाता है जहां लेबर चीप है, या बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, यानी कि बहुत ही अलग तरीके का, कस्टमाइज्ड तरीके का हमें काम करना है। ये ज्यादातर एग्रीकल्चर या हैंडीक्राफ्ट वाली चीजों में हमें देखने को मिलता है। और दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर हम मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल, वर्कर्स का इस्तेमाल कम करते हैं। यहां पर क्या है, चीजें अफोर्डेबल हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होने से क्या है, एक जैसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं, लार्ज प्रोडक्शन हो सकता है। यहां पर क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है ना। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया हो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गया हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया हो, वहां पर यह काम आता है। तो सबसे पहले बच्चा जी हमने क्या डिसाइड करा, सबसे पहले हमने डिसाइड करा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। फिर हमने डिसाइड करा हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। फिर हमने डिसाइड करा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें। तो व्हाट में हमने प्रोडक्ट डिसाइड करा, हुम में हमने अपना कंज्यूमर डिसाइड करा किसको बेचना है, और हाउ में हमने क्या करा, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस का मेथड, टेक्नोलॉजी को डिसाइड करा कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेथड, कि हमें लेबर के साथ जाना है या मशीनरी के साथ जाना है, जब हम ये डिसाइड करते हैं तो वहां पर चार चीजें आती हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि पैसा कितना खर्च होगा भाई। अगर हम मशीन्स एक्सपेंसिव हैं तो हम क्या करेंगे, हम लेबर की तरफ चले जाएंगे। बट अगर मशीन सस्ती हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया लेबर को हटाओ, चीजें ऑटोमेट कर दो। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो वो क्या है, वो महंगी होगी, प्रोडक्शन जो है क्या होगा, वो फिजिबल हो जाएगा, है ना। और अगर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप मान लो कस्टमाइज्ड या डिजाइंड प्रोडक्ट बना रहे हो, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगी, आपको ह्यूमन क्राफ्ट्समैनशिप चाहिए होगी। बट अगर आप मास एक जैसा प्रोडक्शन बना रहे हो तो वो तो फिर मशीन से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, यस और नो। अगर मान लो हमें एक जैसे 1 लाख पेयर ऑफ शूज बनाने हैं तो हम आसानी से मशीन से बना सकते हैं। बट अगर हमें 100 लिमिटेड एडिशन अलग अलग तरीके के शूज बनाने हैं तो उसके लिए तो लेबर की रिक्वायरमेंट लगेगी ना, यस और नो। तो जब भी बात आती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जब भी बात आती है कि प्रोडक्शन मेथड क्या होगा, हम लेबर के साथ जाएंगे या मशीनरी के साथ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं, पैसा लग कितना रहा है। हम टेक्नोलॉजी की देखते हैं कि अवेलेबल है भी या नहीं। हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किसके लिए प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा कैसे होगा। क्योंकि प्रोडक्ट के साथ जब कोई डिसीजन लेते हैं तो लेबर की कॉस्ट क्या होगी, अवेलेबिलिटी क्या होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर लेबर चीप है तो हम क्या है, ज्यादा लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेबर एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो हमें ज्यादा मशीन्स पर जाना होगा। भाई इंडिया की बात करो, इंडिया में आज के डेट में अगर आपको अपने घर में कोई काम कराना है, साफ सफाई करानी है, बेसिकली हाउस हेल्प चाहिए,
तो आप क्या है, आप देखते हो ज्यादातर घरों में आज की डेट में क्या है, आपको हाउस हेल्प्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक आंटी आती हैं जो घर की सफाई कर जाती हैं, भैया आते हैं जो खाना बना जाते हैं, बर्तन धो जाते हैं, कपड़े धो जाते हैं। यस और नो? बट ये चीज क्या यूरोप में पॉसिबल है? नहीं। इंडिया में ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि आपको 5,000 रुपए महीने पे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके घर आकर के सफाई भी कर जाएगा, आपके बर्तन भी धो जाएगा। बट यूरोप में ये 5,000 रुपए में नहीं मिलेगा। वहां क्या है, वहां लेबर एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो वहां पर मशीन्स है, वहां कपड़े धोने की मशीन भी है, घर को साफ करने के लिए रोबोट्स भी हैं, और साथ ही साथ बर्तन धोने की मशीन भी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या है, अगर लेबर लॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ वेजेस पे आ रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को इंडस्ट्री मशीनरी लाने में हेल्प कर रही है, तो क्या है, लोग उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। बट अगर सरकार ने यहां पर कोई वेजेस को लेकर के रूल्स नहीं बना रखे, कुछ नहीं है, तो क्या है, लोग क्या करेंगे, फिर लेबर की तरफ जाएंगे। तो क्या राइट प्रोडक्शन मेथड होना चाहिए, क्योंकि वन साइज फिट ऑल डिसीजंस नहीं होता, हर किसी का अपना अपना अलग डिसीजन होता है, चीजों को एनालाइज करके हम डिसीजन लेते हैं। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। अब आप देखो यूरोप को, यूरोप में क्या है, सरकार ने वहां एक मिनिमम वेज सेट करी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा काम करेगा तो उसको इतने डॉलर तो मिलने ही चाहिए, इतने पाउंड तो वो कमाना ही चाहिए। बट इंडिया में क्या ऐसा है? नहीं है। तो जब बात आती है बच्चा जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, कि आप प्रोडक्शन करेंगे कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस की जब हम बात करते हैं, तो हाउ टू प्रोड्यूस में बहुत सारी चीजें हमें काम करती हुई यहां पर देखने को मिल जाती हैं, जो हमें डिसीजन लेने में क्या है, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। समझ में आया? सो इकोनॉमी के अंदर जब मैं बात करता हूं तो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें देखने को मिलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। whom टू प्रोड्यूस में आता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि कैसे प्रोड्यूस करना है। समझ में आया? तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, सो व्हाट, whom एंड हाउ, ये 3 क्वेश्चन हमें यहां पर जो है बच्चा जी क्या है, देखने को मिल जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग, यहां पर हम प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। whom में किसके लिए कर रहे हैं, कौन हमारा कंज्यूमर है। हाउ में कैसे कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी, क्या मशीनरी, किसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। समझ में आया? तब हम ये डिसीजन लेते हैं। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, जिनको हमने अभी डिस्कस करा। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, फॉर whom टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर की बात करते हैं, एंड हाउ टू प्रोड्यूस में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे या लेबर का इस्तेमाल करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं, तब हम डिसीजन लेते हैं। समझ में आया? तो अभी तक आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना। मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। आपके जो भी डाउट्स है आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आगे की तरफ चलेंगे और यहां पर बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। देखो क्या होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस तरीके से बनाना है। जब ये सब डिसीजंस हमें लेने होते हैं ना, तो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे सामने मेन क्वेश्चंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर डिसाइड होता है कैसे क्या करना है। देखिए क्या है, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। हमारे देश के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम चलते हैं। सबसे पहला होता है मार्केट इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट बिजनेसमैन सारे डिसीजंस ले रहे हैं। फिर एक होता है कमांड इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट या प्लान्ड इकोनॉमी भी जिसको बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट सारे डिसीजंस ले रही है। फिर आता है एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर हम क्या देखते हैं कि सरकार भी रोल प्ले कर रही है और प्राइवेट प्लेयर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है, जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनका ध्यान प्रॉफिट मेकिंग पर ज्यादा है।
जब हम कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां गवर्नमेंट सारे डिसीजंस ले रही है और गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि लोगों का वेलफेयर हो, प्रॉफिट नहीं है। पर जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट भी है और साथ में पब्लिक यानी कि साथ में गवर्नमेंट भी है। यहां पर गवर्नमेंट भी है, यहां पर जो ध्यान है वो प्रॉफिट की तरफ भी है और साथ में वेलफेयर के ऊपर भी है, दोनों काम करने हैं। समझ में आया? तो अब एक एक करके इकोनॉमी को समझते हैं, सिस्टम्स को समझते हैं और देखते हैं कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। सबसे पहले जब हम प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है जो अपने हिसाब से सारे के सारे डिसीजंस ले रही है। वहां पर एक प्लानिंग कमीशन जैसी अथॉरिटी है जो सब डिसीजंस ले रही है, क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, क्या मेथड्स होने चाहिए, किसको मिलना चाहिए, किस प्राइस पर बिकना चाहिए, ये सारे के सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। तो गवर्नमेंट जब ये डिसीजंस लेती है तो क्या ध्यान में रखती है? यहां पर गवर्नमेंट ध्यान में रखती है कि भैया हमें लोगों का भलाई करनी है। यहां पर चाहे लैंड हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, सारे के सारे सिस्टम जो है वो किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। प्राइवेट ओनरशिप यहां पर है ही नहीं है, बहुत कम है। तो यहां पर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो मार्केट की डिमांड पर नहीं लिए जा रहे, वो सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट काम करना चाहती है उसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट कहेगी, जैसा कहेगी वैसा होगा। तो यहां पर पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो क्या है बच्चा जी? पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है यहां पर रेगुलेटेड है। जैसा सरकार चाहेगी, जैसा सरकार कहेगी वैसा ही होगा, वही काम होगा। दैट्स इट, दैट्स फाइनल। प्राइवेट ओनरशिप का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि भैया यहां पर सरकार अपने हिसाब से देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजंस ले सकती है। सरकार को अगर डिफेंस पर ध्यान देना हो, बेसिक नीड्स पर ध्यान देना हो, उस हिसाब से काम कर सकती है। इनइक्वालिटी जो है यहां पर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जो है चीजों को बेहतर देने की कोशिश करेगी। आम जनता के पास रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम असेंशियल गुड्स, जो उनकी नीड्स को पूरा करने की चीजें हैं वो मिल जाएंगी आसानी से। यहां पर सारी सुविधा फॉर एवरी सिटीजन एवरी टाइम अवेलेबल होगी। बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। बट इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? कि भैया कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक ही सरकार है, एक ही कंपनियां जो काम कर रही है, बना रही है। लोगों के पास क्या है? लोगों के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, क्वालिटी ही किसी चीज की इंप्रूव नहीं होगी, कोई इनोवेशन ही नहीं होगा, फिर इनएफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, मतलब इनएफिशिएंसी रहेगी, शॉर्टेजेस रहेंगी, इकोनॉमिक फ्रीडम ही नहीं है। अगर मुझे कुछ काम करना है मैं कर ही नहीं सकता। तो हमने क्या देखा कि आज से 30 साल पहले सोवियत यूनियन में ऐसा था, नॉर्थ कोरिया में आज भी ऐसा है, क्यूबा में आज भी ऐसा है। ये सारे देश क्या है? ये सारे देश जो है एक सेंट्रल इकोनॉमी है, एक प्लान्ड इकोनॉमी है, एक कमांड इकोनॉमी है। इन देशों के अंदर चाहे नॉर्थ कोरिया हो गया हो या प्रेजेंट डे क्यूबा हो गया हो या आज से 30 साल पहले सोवियत यूनियन हो गया हो, यहां पर सारे के सारे डिसीजन जो है कौन लेती थी? सरकार लेती थी। प्राइवेट प्लेयर्स का कुछ लेना देना था ही नहीं। तो लोग क्या थे? मोटिवेटेड ही नहीं रहते थे। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जिस क्वालिटी का मिल रहा है, चल रहा है काम। आज भी अगर आप क्यूबा में जाओ तो क्यूबा में आपको 50 साल पुरानी गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी जो लोग चला रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, चल रहा है बस काम। तो प्लान्ड इकोनॉमी के, कमांड इकोनॉमी के फायदे तो हैं पर नुकसान भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर मार्केट के हिसाब से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसे ज्यादा बनाया जाएगा, महंगा बेचा जाएगा। किसी चीज की डिमांड कम है तो उसे कम बनाया जाएगा, कम बेचा जाएगा, सस्ता बेचा जाएगा। तो ये जो सेल का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, ये जो सेल कि भैया क्लियरेंस सेल, स्टॉक आउट सेल, ये कैसे निकल के आया? यहीं से निकल करके आया कि जो सामान बिक नहीं रहा उसे सेल में उठा करके बेच दो। फ्रेश प्रोडक्ट्स, कोई डिस्काउंट नहीं है। ये कैसे निकल करके आया? यहीं से निकल करके आया कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उस पर कोई डिस्काउंट मत दो, उसे फ्रेश प्राइस पर बेचो। जिस प्रोडक्ट को कोई खरीद नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, उस पर डिस्काउंट डाल दो। तो यहां से आया वो मार्केट इकोनॉमी। यहां गवर्नमेंट का क्या है? इंटरफेरेंस बहुत कम है। गवर्नमेंट जो है बस वो एक रेफरी के तरीके से काम करेगी। वो देखेगी कि रूल्स और ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा। वो ये नहीं देखेगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं। वो देखेगी सही काम हो रहा है, नहीं हो रहा।
बस रूल्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो प्रोडक्शन को, प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करेगी, वो सेफ्टी देखेगी, देखिए रूल्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। एग्जाम्पल के तौर पर फैक्ट्रीज, शॉप्स, लैंड, जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, कैसे यूज करने हैं, वो कौन है? वो प्राइवेट इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे, कंपनीज डिसाइड करेंगी। यहां पर जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, ऑफर्स देंगे कि मेरे वाला 20% लेस पे ले लो, मेरे वाला 25% लेस पे ले लो। तो यहां पर क्या है, कंज्यूमर के पास अब चॉइस है, वो कुछ भी खरीद सकता है जो मन चाहे। अगर उसे टोयोटा की गाड़ी पसंद नहीं आ रही तो वो ह्युंडई की गाड़ी जाकर के खरीद लेगा, उसे ह्युंडई की गाड़ी पसंद नहीं आ रही तो वो किया की गाड़ी जाकर के खरीद लेगा। समझ में आया? तो लोगों के पास यहां पर क्या है? चॉइस है। लोगों के पास यहां पर क्या है? चॉइस है। बट इसके नुकसान भी हैं। इसके नुकसान क्या है भैया? इसका नुकसान यहां पर यह है कि यहां पर हमें इंडिविजुअल फ्रीडम तो देखने को मिल रहा है, कंपटीशन से इनोवेशन और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बेटर हो रही है, सप्लाई और डिमांड तो चल रही है, बट इनइक्वालिटी है। जिसके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वो खरीद सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीदेगा। यहां पर क्या हो रहा है कि जो पब्लिक गुड्स है, जो सरकार है, वो कम काम करती है, अंडर सप्लाई रहती है, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो है यहां पर प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देते हैं। तो गवर्नमेंट का ध्यान किधर होता है? गवर्नमेंट का ध्यान क्लीन एयर, नेशनल डिफेंस, बेसिक एजुकेशन जैसी चीजों पर होता है, बट वो भी कम होता है। मार्केट के अंदर क्या है, कई बार मोनोपोली बन जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है। अब आप देखो आज की डेट में हमारे देश में 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर रह गए, जियो और एयरटेल। यस और नो? और है ही नहीं कोई, यही 2 रह गए बस। तो क्या है, कई बार लोगों को नुकसान हो सकता है। पहले क्या था, जियो ने 199 से शुरू करा, आज क्या है 349 का पैक उसका हो गया है, महंगा हो गया है। अब कल को अगर ये जियो इस पैक को 499 का भी कर देगा तो आपके पास क्या कोई चॉइस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि और कोई प्लेयर ही नहीं है मार्केट में। तो चाहे यूएस हो गया हो, जापान हो गया हो, हांगकांग हो गया हो, यहां पर ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि इन देशों में मार्केट के हिसाब से डिसीजंस लिए गए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, प्राइवेट कंपनीज ने अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिसीजंस लिए, जिसको जो डिसीजन लेना था, जैसे लेना था, वो डिसीजन यहां पर लिया गया। तो कईयों को फायदा हुआ, कईयों ने बहुत पैसा कमाया, कई बहुत गरीब हो गए, कईयों को बहुत नुकसान हुआ। तो प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले रही है, वहां फायदा क्या है कि सब तक चीजें पहुंच रही हैं, बट नुकसान क्या है कि वहां पर जो चीजें हैं वो इनोवेटेड नहीं है, चॉइस नहीं है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल सारे डिसीजन ले रहे हैं, चॉइस है, वहां पर लोगों के पास इनोवेशंस हैं, बट यहां पर इनइक्वालिटी का डर भी है, यहां पर कंपटीशन से साथ साथ मोनोपोलीज होने का डर भी है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हमने कहा कि यार देखो, एकदम गवर्नमेंट को घुसा देना या पूरी तरीके से गवर्नमेंट का छोड़ देना गलत है ना। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमने दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दिया। हमने कहा कि हम मार्केट इकोनॉमी यानी कि मार्केट के हिसाब से, प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से भी चलेंगे, और प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहेगा। हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रहेंगे और गवर्नमेंट भी रहेंगे, दोनों चीजें यहां पर काम करेंगी। तो हमने क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर देखा कि यहां पर प्रॉफिट मेकिंग पर ध्यान भी दिया जाएगा, प्रमोशंस मतलब कंपटीशन भी होगा, इनोवेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो कौन कर रहेगा? जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर साथ साथ कर रहा होगा। बट गवर्नमेंट भी यहां पर होगी जो क्या करेगी, पब्लिक गुड्स के साथ, पब्लिक एजुकेशन के साथ, पब्लिक चीजों के साथ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो आज सरकार क्या कह रही है कि भैया अगर जियो या एयरटेल का पैक तुम्हें महंगा लग रहा है, ये जो 249 वाला पैक है ये तुम्हें महंगा लग रहा है, तो बीएसएनएल का पैक ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं 149 में, ले लो। तो गवर्नमेंट यहां पर होगी लोगों को हेल्प करने की। गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हें प्राइवेट एजुकेशन महंगी लग रही है तो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगी जो यहां पर काम करेंगी। बट यहां पर क्या है कि यहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक्टिवली काम तो कर रही होंगी। सरकार यहां पर लोगों को चीजें प्रोवाइड तो कर रही होगी, रोड्स, पुलिस सर्विसेज, बेसिक एजुकेशन जैसी चीजें प्रोवाइड तो कर रही होगी, क्योंकि प्राइवेट मार्केट में ये चीजें एफिशिएंटली नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट का ध्यान यहां पर क्या रहेगा कि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा उनको भी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट नो प्रॉफिट पर ध्यान देगी। तो अब देखो इंडिया ने क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी पर ध्यान दिया। साथ ही साथ आगे चल करके सिंगापुर ने भी इसी पर ध्यान दिया। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला। समझ में आया? तो हमारे देश में क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी के रास्ते पर चलेंगे भैया।
हम सरकार का रोल भी रखेंगे, हम प्राइवेट प्लेयर्स का रोल भी रखेंगे। हमारे देश के अंदर आज आपको क्या है, इंडियन ऑयल सरकारी ऑयल कंपनी भी देखने को मिल रही है, और आपको जियो बीपी भी देखने को मिल रहा है, आपको नयारा भी देखने को मिल रहा है। यस और नो? यस और नो? तो जब बात आ रही है बच्चा जी इंडिया की, तो हमने क्या करा, हमने कहा कि सरकार ने मेक श्योर करा कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनका काम क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाने पर रहेगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम पब्लिक गुड्स पब्लिक सर्विसेज देंगे ताकि सब लोगों को बिना किसी एक्सक्लूजन के चीजें मिल पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कि अगर कोई चीज प्राइवेट प्लेयर के लोग, मतलब आम जनता प्राइवेट प्लेयर्स की चीज अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो उसके बाद सरकारी ऑप्शन भी रहेगा कि वो वहां जा सकती है। बट यहां पर क्या है, करप्शन और बाकी प्रॉब्लम्स है। 1991 की अगर हम बात करें तो हमारे देश में क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए। हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज था, यानी कि डॉलर वगैरह था, वो बहुत कम हो गया। हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, हमारे देश में बहुत बुरे हाल थे। तो हमें समझ में आया कि रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो उस टाइम पर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे लेट श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको इकोनॉमी की बहुत समझ थी। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भैया हमें जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, उसको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो लाइसेंसेस खत्म कर दिए। उन्होंने कहा हमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान देना होगा, हमें प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा छूट देनी होगी, प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना होगा, लिबरलाइजेशन पर उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हमें ग्लोबल प्रोडक्शन करना होगा, ग्लोबल सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा, बाकी देश के अंदर कंपनियां क्या काम कर रही हैं उसके साथ चीजों को लेकर के चलना होगा, ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी तो फॉलो करनी होगी, बट मार्केट के हिसाब से, मार्केट क्या कह रही है उस हिसाब से चलना होगा, पूरे वर्ल्ड में क्या चीजें हो रही हैं उस पर चलना होगा। तो 1991 की जब मैं बात करता हूं तो हम क्या देखते हैं, हमारे देश के अंदर एलपीजी ये रिफॉर्म्स हमें होती हुई देखने को मिली। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में कहा गया कि बिजनेसेस को फ्रीडम दो, आजादी दो कि वो व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। प्राइवेटाइजेशन में कहा गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा सा और बढ़ाओ। ग्लोबलाइजेशन में कहा गया कि जैसे वर्ल्ड के अंदर चीजें हो रही हैं, ग्लोबल लेवल पर जो चीजें हो रही हैं वो अपने देश के अंदर भी लेकर के आओ। तो इन रिफॉर्म्स ने क्या करा, भारत को एक मजबूत इकोनॉमी बनाया। आज जो भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो इन्हीं डिसीजंस की वजह से है। तो ये सारी चीजें हमें होती हुई देखने को मिली। तो अगर एक फटाफट से क्विक रिकैप करें, प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम एक डिफरेंस को समझे तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 9th का ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। देखो, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर डिसाइड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स, मार्केट के हिसाब से। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। जब बात आती है ओनरशिप की कि मालिक कौन है, प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादातर मालिक कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही सब काम कर रही है। मार्केट में मोस्टली प्राइवेट। और जब मिक्स्ड की बात आती है तो सरकार भी है और प्राइवेट दोनों है। फिर बात आती है रोल, प्राइसेस कौन तय कर रहा है, तो प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी में मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब, और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी डिसाइड कर रही है और मार्केट की क्या डिमांड है उस पर भी डिसाइड हो रहा है। कंपटीशन जो है प्लान्ड इकोनॉमी में कम रहता है, मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रहता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में मॉडरेट रहता भी और नहीं भी होता। इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं तो प्लान्ड इकोनॉमी में कम होते हैं, मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में ठीक ठाक होते हैं। देन उसके बाद इक्वालिटी की जब मैं बात करता हूं तो प्लान्ड इकोनॉमी में कहा जाता है कि हाँ इक्वालिटी होती है, सबको मिल जाता है। मार्केट इकोनॉमी में नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इनइक्वालिटी को कम करा जा सके, सब तक सामान पहुंचाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यूएसएसआर हो गया हो, नॉर्थ कोरिया हो गया हो, क्यूबा हो गया हो। इधर की बात करें तो यूएसए हो गया हो, जापान हो गया हो, हांगकांग मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया, चाइना, जर्मनी, स्वीडन,
ठीक है। वहीं जब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट के रोल की, तो प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, यानी कि काफी ज्यादा है। मार्केट इकोनॉमी में बहुत कम है, एज अ रेफरी सिर्फ देख रही है सरकार। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट यहां पर रेगुलेटर भी है और प्रोड्यूसर भी है, दोनों काम कर रही है, रेगुलेट भी कर रही है और चीजें बना भी रही है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करती है, इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज की जो चॉइसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेक श्योर करती है कि अच्छी चॉइसेस दिए जा सके, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर रहती है जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं। इकोनॉमी के अंदर हमने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और ये क्वेश्चंस अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग लोग लेते हैं। जब बात आती है मार्केट इकोनॉमीज की, तो मार्केट के हिसाब से प्राइवेट इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। जब बात आती है प्लान्ड इकोनॉमी की, तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और जब बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो वहां पर सरकार भी साथ में डिसीजन लेती है प्राइवेट प्लेयर्स के। तो यह था पूरा का पूरा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 8 बिल्डिंग ब्लॉक इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने शुरुआत से लेकर के एंड तक सारी ये चीजों को वन शॉट के अंदर समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपना डाउट बच्चा जी मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपके गौतम भैया मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।